नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना और हिंडन नदी डूब क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय से एनओसी लेनी पड़ती थी किसी भी किसान को अपनी कृषि भूमि को बेचने के लिए। अब हाई कोर्ट ने 22 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने डीएम के और शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है जिन आदेशों के तहत गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में कृषि भूमि की बिक्री करने पर किसान को डीएम से एनओसी लेनी पड़ती थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि पूरा मामला क्या है। क्या इस तरह कृषि भूमि की एनओसी लेने की क्रिया अब जो बंद कर दी है हाई कोर्ट ने, इससे पूरे प्रदेश में अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ जाएगी, अवैध निर्माण बढ़ जाएंगे, या इससे कुछ अवैध कॉलोनियों के बढ़ने की दिशा में कोई लगाम लगेगी, कुछ कॉलोनियाँ कम बनेगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे प्रदेश पर, इसकी विवेचना करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, और यहाँ पर दो नदियाँ इस जिले में आती हैं। पहली नदी यमुना है और दूसरी हिंडन है। इन दोनों नदियों के फ्लड जोन में, मतलब डूब क्षेत्र में या बाढ़ क्षेत्र में जो कृषि भूमि है, उन कृषि भूमि को जो उसके भूस्वामी एक मालिक हैं, किसान हैं, उनको अभी पूर्व में इन कृषि भूमि को किसी और को बेचने के लिए, स्वामित्व हस्तांतरण के लिए, ये स्वामित्व हस्तांतरण या बिक्री करने से पहले गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम से इस बात की एनओसी लेनी पड़ती थी कि इस ज़मीन पर कोई भी अवैध निर्माण नहीं किया गया है और इसको बेचने में जिलाधिकारी को या शासन को कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि डीएम के इस आदेश के बाद शासन ने भी इसी तरह का एक आदेश किया हुआ था, जिसके तहत ये कंफर्म किया था कि किसानों को अपनी ज़मीन बेचने से पहले जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से एनओसी लेनी पड़े। दोस्तों, शासन और जिलाधिकारी के इस आदेश के खिलाफ यहाँ के किसानों ने एक रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी। इस रिट के क्रम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 अगस्त 2024 को एक आदेश पारित किया है, जिस आदेश में जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर और शासन द्वारा भूमि के विक्रय से पूर्व एनओसी लिए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब मैं विवेचना में बात करूंगा कि डीएम गौतम बुद्ध नगर ने क्या आदेश किया था, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में विवेचना के बाद क्या निर्णय लिया है और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी को या नोएडा अथॉरिटी को क्या निर्देश दिए हैं कि आखिर क्यों अब भविष्य में किसी भी कृषि भूमि के बिक्री करने के पहले एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट के इस आदेश की प्रति मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके पूरी रिट का आदेश पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में मैं आपको अब जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के उस आदेश के संबंध में कुछ बताता हूँ। मेरे सामने है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। कार्यालय जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर, दिनांक 1 अक्टूबर 2020। इसमें लिखा हुआ कार्यालय ज्ञापन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप गौतम बुद्ध नगर में गठित जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर / अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 30/9/2020 को संपन्न हुई। उपरोक्त बैठक में जनपद में पूर्व में घटित आपदा संबंधित घटनाओं और भविष्य में प्राकृतिक / मानव सृजित संभावित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु कतिपय निर्णय लिए गए हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में दिए गए प्रावधानों के तहत जनपद के संबंधित विभागों के लिए कतिपय अनुशंसा की गई है,
जो उपरोक्त बैठक दिनांक 30/9/2020 के कार्यवृत्त के प्रस्तर 30 के बिंदु ए और बी पर वर्णित है। अतः कार्यवृत्त की प्रति संलग्न करते हुए संबंधित को अनुपालनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप आपदा प्राधिकरण के उपरोक्त निर्णय एवं अनुशंसा के क्रम में तत्काल अपने स्तर से नियमानुसार कार्रवाई करने का कष्ट करें। संलग्नक उपरोक्तानुसार, मतलब जो कार्यवृत्त है ये संलग्न किया गया है इस आदेश के तहत, और इस कार्यवृत्त में ही लिखा हुआ है, ये कार्यवृत्त भी आपको जो मैं हाईकोर्ट के आदेश की PDF दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें दिया हुआ है। उस कार्यवृत्त में ये लिखा हुआ है कि प्राकृतिक आपदा और मानव सृजित आपदा की संभावना को देखते हुए यमुना और हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी कृषि भूमि की बिक्री से पहले या उसके स्वामित्व के हस्तांतरण से पहले सिंचाई विभाग और जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर से NOC प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, उसके बाद ही उसकी रजिस्ट्री होगी। तो ये जो आदेश है इसी के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी DM के इस आदेश को पुष्ट करते हुए एक आदेश पारित किया था कि जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के आदेश का पालन किया जाए, NOC ली जाए कृषि भूमि के ट्रांसफर से पहले या उसकी बिक्री से पहले। इसी आदेश और शासन की उस शासनादेश के खिलाफ ही यहाँ के जो किसान हैं वो हाई कोर्ट गए थे, और हाई कोर्ट ने पूरी विवेचना करने के बाद जो निर्णय लिया, अब मैं उस निर्णय का वो कंटेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसमें इस निर्णय का मुख्य भाग है। क्योंकि पूरा आदेश तो काफ़ी बड़ा है, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें समय खराब होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं उसकी PDF दे ही रहा हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा। इस हाईकोर्ट के आदेश के पॉइंट नंबर 42 में लिखा हुआ है, अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी सिटीजन हैज राइट टू एक्वायर, सेल एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। एनी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन ए पर्सन बाय द अथॉरिटी in disposing of his own property would amount to violation of Article 300A of the Constitution of India. However, if the restrictions are reasonable as held by Honorable Supreme Court in the matter of State of Bihar and others versus Project Uncha Vidya Shiksha Sangh and others, the same can be imposed if it does not violate the fundamental rights इंश्योर्ड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये आदेश का जो मुख्य भाग है वो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। मतलब हाई कोर्ट ये कह रहा है कि किसी भी दशा में किसी भी किसान को अपनी कृषि भूमि को बेचने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए आप NOC लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं या उसको बेचने से रोक नहीं सकते हैं। ये उसका फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत। इसी आधार पर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और शासन के उस आदेश को उन्होंने निरस्त कर दिया है, जिस आदेश के तहत किसानों को अपनी भूमि बेचने से पहले DM से NOC लेने की आवश्यकता पड़ती थी। दोस्तों, इसी आदेश में कहा गया है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जिलाधिकारी को कृषि जमीन बेचने पर रोक लगाने या शर्त थोपने का अधिकार नहीं देता है। इसलिए हिंडन और यमुना के डूब क्षेत्र में किसानों और कृषि भूमि खरीदने और बेचने पर अवरोध लगाना विभेदकारी और मनमाना आदेश है और इसको रद्द कर दिया है। इसी आदेश के पॉइंट नंबर 47 में हाई कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को भी फटकार लगाई है और फटकार लगाते हुए कहा है कि अवैध निर्माण को रोकना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने काम को सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हो, अवैध निर्माण नहीं रोक पा रहे हो, तो आपने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिनके समय में अवैध निर्माण हुए, और ये आपकी जिम्मेदारी थी कि अवैध निर्माण आप रोक लेते और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते अगर वो अधिकारी उस अवैध निर्माण को रोकने के लिए सक्षम नहीं थे, कार्य नहीं कर रहे थे जिनके की उत्तरदायित्व में वो अवैध निर्माण को रोकना था। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि इस पॉइंट नंबर 47 में क्या दिखाया हाई कोर्ट ने। इसमें लिखा हुआ है, इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट नो इलीगल कंस्ट्रक्शन कुड हैव कम अप इन फ्लड प्लेन जोन until and unless the same is carried out with convenience of officers of the authority. It is surprising to see that the authorities had not taken any action against the officers who had allowed such kind of construction to come up in flood zone, but they are keen to create impediments and hurdles for the farmers who want to sell the agricultural land.
we fail to understand as to how in the presence of an authority and its officers such illegal construction in flood zone has been coming up. It is even more surprising to see that now the respondents have delegated the vendors to go to the same authority to take no objection certificate. दोस्तों, हाई कोर्ट ने काफ़ी सख्त लहजे में प्राधिकरण के अधिकारियों को ये कहा है कि ये बहुत सरप्राइजिंग है कि आप अवैध निर्माण नहीं रोक पा रहे जो आपकी ड्यूटी है, और जिन अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में या उत्तरदायित्व में अवैध निर्माण को रोकना था उन पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, जबकि आप किसानों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर रहे हो और उनको जमीन की बिक्री से पहले एनओसी लेने के लिए बाध्य कर रहे हो। ये हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया है। दोस्तों, मैं अपने कई वीडियोज में पहले कह चुका हूं कि सरकार को ये चाहिए कि अवैध कॉलोनियों के विकास को अगर रोकना है तो जो अवैध कॉलोनी के अंदर प्लॉटिंग हो रही है उनकी रजिस्ट्री पर रोक लगा देनी चाहिए, या उनकी रजिस्ट्री को प्राधिकरण से एनओसी लेने के बाद ही किया जाना चाहिए। और ऐसे भवन जो बन गए हैं अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत उनके बिजली कनेक्शन में या पानी कनेक्शन में सरकार को रोक लगा देनी चाहिए, ताकि अवैध कॉलोनियाँ ना पनपने पाएँ। और आप लोग जो हमारे दर्शक हैं वो भी लगभग हजारों की संख्या में आपने कमेंट्स करके ये कहा है कि भाई सरकार ने जब रजिस्ट्री की है तो कॉलोनी अवैध क्यों है, सरकार रजिस्ट्री ही क्यों होने देती है अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत। तो इस आदेश के द्वारा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अवैध कॉलोनियों के अंदर रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, बिजली पानी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाया जाना संभव होगा। तो मेरे कहने का आशय ये है कि सरकार केवल कोई शासनादेश करके या कोई आदेश करके जिलाधिकारी या प्राधिकरण लेवल पे इस रजिस्ट्री होने की क्रिया को नहीं रोक सकती है। सरकार को इसके लिए कानून में परिवर्तन करने पड़ेंगे और प्रदेश सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस तरह के संशोधन करवाने के लिए अपनी जो संस्तुति है, अपनी अनुशंसा है वो भेजनी पड़ेगी। और सारे भारत की ये समस्या है, देश के सभी प्रदेशों की सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इस प्राविधान को कि ये किसानों का फंडामेंटल राइट है, इसको संशोधित कराने के लिए। देखिए, किसी भी संपत्ति को बेचना एक आदमी का जो उसका भूस्वामी है इसका फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन अगर उसी फंडामेंटल राइट का दुरुपयोग करते हुए किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा है, अवैध निर्माण या अवैध कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं, या देश में एक सुनिश्चित या सुनियोजित विकास करने का जो एक्ट बना हुआ है, चाहे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 हो, या जो हमारी सामान्य विकास प्राधिकरण हाउसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत है इनका यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 हो, इन दोनों एक्ट का भी जो पालन है वो पूरी तरह से इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो प्रदेश सरकारों को अगर अपने स्तर से एक्ट में संशोधन करके रजिस्ट्री करने की कार्रवाई पर रोक लगा सकती हैं तो लगा देनी चाहिए, लेकिन अगर फंडामेंटल राइट होने के कारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में परिवर्तन करवाने की आवश्यकता है तो मैं तो यही चाहूँगा कि इस तरह की सारी रजिस्ट्रीज पर रोक लग जानी चाहिए। देश के सभी प्रदेशों की प्रदेश सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस तरह के संशोधन करवाने के लिए अपनी अनुशंसा भेजनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर संशोधन करवाना आवश्यक है तो वहाँ से करवाना चाहिए। भारत सरकार ने अपने एक्ट के द्वारा प्रदेश की विभिन्न सरकारों को अपने अंदर शहर के सुनियोजित विकास करने के लिए अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट बनाने के अधिकार दिए हुए हैं। प्रदेश सरकारों ने अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट बनाए हुए हैं, जिनके अंतर्गत विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं। तो उन विकास प्राधिकरण की जो कार्य प्रणाली है, उस कार्य प्रणाली के द्वारा संचालित जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्ट के अंदर प्रोविजंस हैं, उनके द्वारा संचालित जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज का पूरी तरह पालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। और हर हालत में अगर कोई किसान अपनी कृषि भूमि को कृषि के रूप में ही बेचना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जानबूझकर नोइंगली अगर वो उसमें प्लॉटिंग कर देता है और इसकी आड़ लेके बेचता है कि अभी किसान
की रूप में ही छोटे प्लॉट को भी कृषि भूमि का ट्रांसफर माना जाएगा। मैं प्लॉट बेच दूंगा और उसमें लिख दूंगा कि ये आवासीय भूमि है, तो फिर ये जानबूझ के सरकार को या एक्ट को अंगूठा दिखाने वाली बात है। देखिए, संपत्ति के हस्तांतरण उनका मौलिक अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं रही हैं और होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही प्रदेश सरकारों को विभिन्न अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत ये अधिकार देता है कि वो एक सुनियोजित और विकसित और नियोजित शहर का विकास और निर्माण कर सकें। इसके लिए अगर कोई बाधा आती है रजिस्ट्री करने की क्रिया, जो नोइंगली इस कानून को धता बताकर कृषि भूमि ना होते हुए भी उसको कृषि भूमि दिखाने की आड़ लेकर उसको प्लॉटिंग करके बेचना चाह रहे, ऐसी क्रियाओं पर रोक लगनी आवश्यक है। प्रदेश सरकारों को इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए और अगर उनकी आवश्यकता है तो सभी प्रदेश सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलने के लिए ये प्रोविजन जहाँ पे है, इनको जो मौलिक अधिकार हैं बेचने के लिए, उसमें आंशिक संशोधन करने के लिए बाध्य करना चाहिए कि अगर कोई आदमी जानबूझकर कृषि भूमि की आड़ लेकर उसमें अवैध रूप से प्लॉटिंग करता है और उसको बेचता है तो ये उसका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि वो अपनी रजिस्ट्री में जब वो प्लॉटिंग करता है तो उसमें लिखता है कि ये आवासीय प्रयोग के लिए ही है, इसमें प्लॉट है, इसमें निर्माण किया जा सकता है, तो ये सरासर कानून का उल्लंघन है। कृषि भूमि को वो छोटे प्लॉट दिखा के उसके बगल में चौहद्दी जब दिखाता है तो लिखता है प्लॉट नंबर ये, प्लॉट नंबर ये, सम्मुख सड़क, तो उस सड़क दिखना, बगल में चौहद्दी में अन्य प्लॉट दिखाना, ये कृषि भूमि का हस्तांतरण या कृषि भूमि की बिक्री की श्रेणी में नहीं आता है। ये कानून की अवहेलना जानबूझकर करने का एक्ट है, क्रिया है, और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार को अपने कानून में, एक्ट में संशोधन करना चाहिए। सभी प्रदेश की सरकारों को करना चाहिए और भारत सरकार को कृषि भूमि को बेचने के जो मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जिसका अभी मैंने वर्णन किया, इस हाईकोर्ट के आदेश में जिस एक्ट का लाभ उठाते हुए ये आदेश दिया गया है, उस एक्ट में उस कानूनी संशोधन को करवाने के लिए प्रदेश सरकारों को कार्रवाई करने के लिए अपनी अनुशंसा भारत सरकार को भेजनी चाहिए। कानून में इतना संशोधन अवश्य करवाना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। अगर आप लोग सब सहमत हैं तो अपनी बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार के सामने रख सकते हैं, क्योंकि आप सारे दर्शक हजारों की संख्या में ये लिखते हैं कि भाई सरकार रजिस्ट्री क्यों करती है, रजिस्ट्री पर रोक क्यों नहीं लगाती है। जब रेवेन्यू स्टाम्प के पैसे लेने होते, रेवेन्यू लेना होता है स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए, तो रजिस्ट्री के लिए सरकार तैयार हो जाती है, पैसा रेवेन्यू का स्टाम्प के माध्यम से ले लेती है। अगर अवैध कॉलोनी तो क्यों रजिस्ट्री कराती है? जब आप जानते हो कि अवैध कॉलोनी में क्यों रजिस्ट्री कराती है, तो फिर ये जानबूझकर ही खरीदने वाले, कॉलोनी काट के कृषि भूमि को अवैध कॉलोनी के रूप में बेचने वाले, ये सब दोषी हैं और इनके लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। अन्यथा फिर अवैध और अनियोजित विकास को रोका जाना संभव नहीं होगा और एक सुनियोजित विकास और सुनियोजित शहर की कल्पना करना सरकार के लिए बेकार है, क्योंकि वो कर नहीं पाएगी जब तक कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण और विकास पर रोक नहीं लग जाएगी। इसी क्रम में मैं कहना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध नगर जिले के लिए हाईकोर्ट का ये आदेश प्रभावी है और तुरंत प्रभाव से जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने इसका अनुपालन सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन इधर नोएडा अथॉरिटी भी बहुत सख्त हो गई है। अब किसी भी दशा में अवैध कॉलोनियों के, हालांकि नोएडा अथॉरिटी को हमेशा सख्त रहना चाहिए या प्रदेश की सारी अथॉरिटीज को हमेशा सख्त रहना चाहिए, कोई भी अवैध कॉलोनी का विकास, निर्माण या अवैध भवन का निर्माण बिल्कुल भी ना होने पाए, इसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई या विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है। लेकिन अगर अवैध कॉलोनियों के अंतर्गत जो रजिस्ट्री की क्रिया है, इस पर रोक नहीं लगती है, चाहे उसके लिए सरकार को कुछ भी करना पड़े, तो फिर ये संभव हमें नहीं दिख रहा है। या फिर सरकार इतनी सख्त हो जाए कि अवैध कॉलोनी का एक प्लॉट कटा, उसी समय उस प्लॉट को तोड़ दिया जाएगा, उस कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा, या तो इतनी सख्ती कर ले। और इतनी सख्ती करना हमें नहीं दिख रहा है संभव, क्योंकि किसी भी प्राधिकरण में इतना स्टाफ नहीं है कि वो पूरे शहर को एक साथ देख पाए। जेईस की, एज की, एक्सचेंज की, सारे पदों पे
कमी होती जा रही, शहर दोगुनी तेजी से बढ़ता जा रहा। जहां पर 150 जेईस की तैनाती होती थी आज के 20 साल पहले जिन प्राधिकरणों में, कानपुर विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 150 से 200 जेई जहां पर रहते थे, वहां पर अब 10 से लेके 30 और 40 जेई हैं और शहर का क्षेत्रफल दोगुना हो गया है। तो कैसे ये संभव है कि इन्हीं परिस्थितियों में सरकार अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह अंकुश लगा पाएगी? हाँ, कानून में संशोधन करके, और कानून में संशोधन के बाद भी जो प्रभावी कानून है उसका तुरंत पालन, तुरंत न्याय और तुरंत कार्रवाई करके ही संभव है। सीधा सा अर्थ है कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। अगर कोई जो न्याय है वो डिले होता है, विलंबित होता है, तो इसका मतलब है कि न्याय नहीं होता है। यही हाल अवैध कॉलोनी के ऊपर है। अगर आप अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए तुरंत तत्पर कार्रवाई नहीं करते हैं और अवैध कॉलोनियां पनपती चली जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो न्याय करते हैं, प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्राधिकरण हो, वो आपका जस्टिस डिनाइड की श्रेणी में आता है, क्योंकि जस्टिस डिलेड है। तो आप या तो इतने सख्त हो जाएं कि कोई भी अवैध कॉलोनी का पनपना संभव ना हो, या फिर कानून में ऐसा संशोधन करने के लिए अपने जो आवश्यक कदम है वो उठाएं कि कोई भी अवैध कॉलोनी करने वाला आदमी अवैध कॉलोनी करने की क्रिया संपन्न ही ना कर पाए, पूरी ही ना कर पाए। नियमों में ऐसे संशोधन हो जाएं, कोई बिक्री नहीं होगी प्लॉटों की, कोई आदमी खरीदेगा नहीं, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो कैसे बन पाएगी? दोनों में से एक रास्ता आपको चुनना ही पड़ेगा। और मैं तो कह रहा हूं कि दोनों ही चुनने पड़ेंगे। आप सरकारी विभागों में जहाँ जहाँ कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजीनियर्स की कमी है, प्राधिकरणों में जहाँ भी कमी है, उनकी भर्ती करें, शहर के बढ़ते हुए क्षेत्रफल के समानुपातिक लोगों की तैनाती करें, और जो कानून आज भी लागू हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए, सख्ती करते हुए उनका पालन करवाएं, और क्रिया भी बंद हो जाए। इसके लिए कानून में संशोधन कराएं ताकि अवैध कॉलोनी की रजिस्ट्री बंद हो जाए, बिजली का कनेक्शन बंद हो जाए। इसके लिए सरकार को जो भी कदम उठाने पड़े वो उठाने चाहिए। मेरा तो यही मत है। मैं किसी भी तरह एक अवैध कॉलोनी के बसे हुए शहर की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर का अगर सुनियोजित विकास नहीं हो रहा, हर जगह अवैध कॉलोनी है, तो वहां पर अवैध माइग्रेंट आके रहेंगे। ऐसी कॉलोनियों में ही अवैध रूप से जो नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक नहीं हैं, दूसरे देशों से जो घुसपैठिए आए हैं, वो प्लॉट खरीदते हैं, रहते हैं, उनको किराए पर रहते हैं वहां पर, और अवैध रूप से धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिदें और इस तरह की गतिविधियां बनी होती हैं, जहां पर कि अपराधी भी रहते हैं। आप अगर इसका उदाहरण देखना चाहें तो गाजियाबाद जिले में खोड़ा नगर पालिका परिषद है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस श्रेणी के लोग हैं। लौनी को आप देख सकते हैं, और लखनऊ, कानपुर और ऐसे अन्य सभी शहरों में जहां पर अवैध कॉलोनियां विकसित हो गई हैं, अगर आप सर्वे करेंगे तो उस अवैध कॉलोनियां में आपको बड़ी संख्या में एक तरह के लोग मिल जाएंगे जो घुसपैठिए की श्रेणी में आते हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, या आधार है तो फर्जी बना हुआ है, और अवैध धार्मिक स्थल भी आपको मिल जाएंगे। कि आपको ऐसा ही देश चाहिए? अगर नहीं देश चाहिए तो आज समय है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस क्रिया को संपन्न कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाएं, चाहे प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, किसी भी तरह अवैध कॉलोनी का विकास ना होने पाए। अन्यथा इस देश में और प्रदेश में दो तरह के क्षेत्र बढ़ जाएंगे। एक वो जो सरकारी कॉलोनियां हैं या सुनियोजित कॉलोनियां हैं, जो लेआउट पास करा के रहने वाले लोग हैं, उनमें अच्छे लोग रहेंगे, और जो अवैध कॉलोनियां हैं उनमें वो लोग रहेंगे जो अच्छे लोगों या स्वीकृत कॉलोनी के अंदर रहने वाले नागरिकों की सुख सुविधाओं का, जो शहर में पार्क बने हैं, स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, बस स्टेशन बने हैं, उन सुख सुविधाओं का अवैध रूप से लेने वाले लोग और घुसपैठिए लोग जो अवैध कॉलोनियों में रहते हैं, उनके पार्कों में रहते हैं, वो सब कब्जा कर लेंगे, और शहर का एक बहुत ही खराब स्वरूप देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।